देखिए, साइबर अपराध में एक उभरता हुआ अपराध है, काफी चुनौतीपूर्ण है। पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व भर के लिए साइबर अपराध काफी एक चुनौती भरा अपराध है। इसमें मैंने आपको बताया कि बिहार उन चुनिंदे राज्यों में से है जहां पर हर जिले में साइबर थाना 2023 में ही क्रियाशील हुआ है। और हम लोग इस साल करीब 7,000 से अधिक कांड दर्ज कर रहे हैं। साइबर अपराध में पिछले वर्ष कम ही गिरफ्तारियां हुई थी। इस बार हम लोग पहली बार 1000 पार कर रहे हैं। 1200-1400 साइबर अपराधी, और एक एक जो अपराधी है उसको आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि वो एक अपराध किया है। जैसे सुपौल में एक सिम बॉक्स वाला एक लड़का गिरफ्तार हुआ। वो प्रतिदिन 25,000 कॉल करता था पूरे विश्व भर में। 25,000 कॉल, 7,000 सिम उसके जो सिस्टम था उसमें लगा हुआ था। ये सिम की व्यवस्था तरह तरह के माध्यमों से उसने प्राप्त किया था, नवादा से, दुमका से, बहुत जगह से, और 25,000 कॉल पर डे कर रहा था। तो ये एक अपराधी जब पकड़ाता है साइबर का, तो एक अपराध वो नहीं किए हुए रहता, वो पूरे विश्व भर में हजारों अपराध किए हुए रहता है। तो जो 1200 साइबर अपराधी पकड़े गए, आप मानिए कि लाखों अपराध इन्होंने किया है। तो साइबर अपराध के क्षेत्र में भी आपने सुना कि हम लोगों ने अलग से वर्टिकल तैयार किया है, जिसमें एडिशनल डीजी रैंक के पदाधिकारी शीघ्र ही पदस्थापित होंगे। और यह सरकार की और पुलिस की संवेदनशीलता शो करती है कि बिहार राज्य साइबर अपराधों के प्रति काफी सजग है। लेकिन जनता को भी हम लोग अवेयरनेस चला रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं ये शेयर में इन्वेस्ट करने वाले। किसी ने 2 करोड़, 2.5 करोड़, 80 लाख, 70 लाख शेयर में वो फर्जी वेबसाइट पे जाते हैं और प्रलोभन में, जैसे शुरू में वो जो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको तुरंत इतना अच्छा रिटर्न आता है कि गदगद हो जाते हैं। उसका जब बड़ी राशि इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद वो पूरा वेबसाइट ही क्रैश कर जाता है और उनके सैकड़ों लोगों के पैसे उसमें चले जा रहे हैं। तो एक लालच, बस लालच में नहीं आना चाहिए। यदि आप जो बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो उसमें है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जो भी आप उसमें फिक्स डिपॉजिट करें या जो भी करें, तो कोई भी व्यक्ति कहता है कि आपको हम 15 दिन में जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे डबल कर देंगे, महीने में डबल कर देंगे, तो आप मान के चलिए कि आप रिसीव होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो लालच के बस में आकर के लोग इस प्रकार के स्कीम्स में के बसबूत होकर के और अपना पूरा पैसा गंवा बैठते हैं। तो इसमें साइबर अपराध के लिए अवेयरनेस भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से चला रहे हैं। मैंने बताया आपको कि प्रतिदिन 7,000-6,000 कॉल्स आ रहे हैं साइबर कॉल सेंटर पे, और उसको हम लोग करीब 21% जितने सारे केस दर्ज हुए हैं उसमें जितनी राशि इन्वॉल्व है उसका करीब 1/4 राशि को हम लोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए होल्ड करवाए। और जो राशि होल्ड हुई है उसमें करीब 7 करोड़ की राशि इस वर्ष अब तक हम लोग विक्टिम्स को वापिस उनके खाते में कराए हैं। कई सारे मामले में मीडिया में भी आया है कि 2 दिन के अंदर में हम लोगों ने 7 लाख, 5 लाख जो भी राशि रहती है, यदि वो साइबर अपराधी उसको लेयर करते हुए यदि पूरी तरीके से नहीं उसको डिफ्यूज कर दिए रहते हैं तो हम लोग तुरंत होल्ड करके उसको दिलवाते भी हैं। इसमें आपको इंटरप्ट कर रहे हैं जी, अरविंद चौधरी से मेरा सवाल है, दैनिक जागरण से 4,500 से अधिक, वह भी अन्य वर्षों की अपेक्षा काफी अधिक है। मिनी गन फैक्ट्रीज की जब्ती भी करीब 67 की करीब हुई है। तो हर दृष्टिकोण से यदि आप आंकड़ों पर दृष्टिपात करेंगे तो विगत वर्षों की अपेक्षा, चाहे वो गिरफ्तारी हो, अवैध शस्त्रों की जब्ती हो, करीब 29,000, लगभग 28,000 समथिंग गोलियों की बरामदगी हुई है। तो ये सभी मायने में आंकड़ों के हिसाब से विगत वर्षों की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है और अपराध में कमी आई है। जैसा कि आपने सुना, हत्या, दंगा, लूट, फिरौती हेतु अपहरण पिछले वर्ष की अपेक्षा हर शीर्ष में कमी आई है। किसी में 8%, किसी में 20%, 25%। तो अपराध के दृष्टिकोण से भी कमी आई है। जो संवेदनशील कांड दर्ज हुए हैं इस वर्ष, गोपाल खेब का हत्याकांड ट्रायल चल रहा है, 5 लोगों की गवाही हो चुकी है, काफी तेजी से अनुसंधान हुआ है। यहाँ पर एक और आरा में एक कांड हुआ था, तनिष्क लूट कांड, उसमें भी 26 अपराध कर्मियों का ट्रायल चल रहा है, गवाहियां चल रही है।
जेवा लूट कांड हुआ था, उसमें भी ट्रायल चल रहा है। तो जितने संवेदनशील गंभीर कांड प्रतिवेदित हुए थे उसमें उद्भेदन ही नहीं हुआ है, बल्कि रिकॉर्ड समय में अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, चार्जशीट किया गया है और उनका ट्रायल भी बड़ी तेजी से चल रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 माह में उसमें सजा भी हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो आपने सुना कि नक्सल परिदृश्य में काफी परिवर्तन हुआ है। किसी प्रकार की हिंसक घटना कई वर्षों में नहीं हुई है और जो पुराने जो नक्सली वांछित थे, फरार थे, 225 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है इस वर्ष, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 2 गुना है। जबकि घटना नहीं हो रही है, लेकिन यदि हमारे कांडों में वांछित हैं तो उनकी गिरफ्तारियां हुई है। काफी संख्या में शस्त्र की बरामदगी हुई है और अब इक्के दुक्के जो फरार नक्सली हैं वो बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। 2022 तक, हाल के वर्षों तक करीब 22-23 जिले हमारे नक्सल प्रभावित थे, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित थे। अभी वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 0 हो गई है। सिर्फ 4 जिलों को लीगेसी एंड ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, गया, औरंगाबाद, लखीसराय और जमुई, क्योंकि सीमावर्ती झारखंड राज्य में उग्रवाद गतिविधि काफी घटी है, लेकिन अभी भी है। तो हम लोग सीमावर्ती राज्यों को उस लिहाज से लीगेसी एंड ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में रखे हैं। तो नक्सलवाद की पूर्णतः समाप्ति हो गई है। कोई भी हिंसक वारदात, किसी भी पुलिसकर्मी की हत्या, किसी भी नागरिक की हत्या नक्सल हिंसा में नहीं हुई है। संगठित अपराध के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी कारगर उपलब्धि हासिल की है। बाहर के राज्यों में जो इनामी अपराधी भाग करके शरण लिए हुए थे, उनमें अभी जस्ट इलेक्शन के पहले एक सीतामढ़ी में 4-5 हत्याकांड किए हुए थे, उनका दिल्ली में मुठभेड़ हुआ, 4 अपराध कर्मी मारे गए। और इस प्रकार 50 से अधिक इस प्रकार के इनामी अपराधी जो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा वगैरह वगैरह में जो शरण लिए हुए थे, उन सभी को गिरफ्तार करके लाया गया है। और इस प्रकार के लगभग 1700 से अधिक अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई, जो इनामी अपराधी जिन पर इनाम घोषित था, विभिन्न प्रकार की राशियां उनके विरुद्ध घोषित थी इनाम के रूप में। आपने देखा कि संपत्ति जब्ती के सिलसिले में जो नया प्रावधान आया है 107 बीएनएसएस के तहत, पूर्व में अपराध जनित संपत्ति की जब्ती के लिए आर्थिक अपराध इकाई नोडल एजेंसी पुलिस की ओर से घोषित था। जिलों से प्रस्ताव आर्थिक अपराध इकाई को आता था, वहां से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हम लोग प्रस्ताव भेजते थे पीएमएलए के तहत। लेकिन अभी जो नया कानून बना है उसमें धारा 107 में अनुसंधानकर्ता को यह शक्ति दी गई है कि अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के दौरान यदि यह प्रतीत होता है कि अपराध कर्मी अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है, तो उस संपत्ति को चिन्हित करके प्रस्ताव तैयार करके और सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ, एसपी से अनुमोदन प्राप्त करके न्यायालय में अपनी अर्जी दाखिल करेंगे। और इस प्रकार की 400 से अधिक अर्जियां दाखिल की जा चुकी हैं और करीब 70 मामलों में न्यायालय के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। 3 मामलों में जब्ती के आदेश भी दिए गए हैं। तो इस प्रावधान को हम लोग प्रभावकारी ढंग से उपयोग में ला रहे हैं। विगत 1 वर्ष के दौरान करीब 1000 से अधिक मामले चिन्हित हुए हैं। इसी प्रकार लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि वारंट्स, कुर्की वगैरह का तामीला काफी कारगर ढंग से किया गया है, जिसके कारण भारी संख्या में अपराध कर्मी सरेंडर किए हैं। जो वारंटीज न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे वो भी उपस्थित हुए हैं, तो इससे ट्रायल की प्रक्रिया भी काफी तेजी से हुई है। गवाहों की संख्या जो न्यायालय में उपस्थित हुए हैं ट्रायल के दौरान, उनकी संख्या पिछले वर्ष से लगभग डबल हो गया है और इससे हम आने वाले दिनों में सजा में भी वृद्धि की उम्मीद रख रहे हैं और वृद्धि के संकेत भी दिख रहे हैं। क्योंकि अभी तक यदि हम आजीवन कारावास की संख्या देखें तो 1100 से के लगभग हो चुकी है और अभी दिसंबर माह का यदि हम आंकड़ा ऐड करेंगे तो पिछले वर्ष से अधिक संख्या में आजीवन कारावास की सजा हम लोग अभियुक्तों को दिला पाएंगे। तो एक हमारा स्पीडी ट्रायल भी एक प्राथमिकता है। स्पीडी ट्रायल और अधिक गति से सुनिश्चित करने के लिए हम लोग
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आर्म्स एक्ट के कांडों के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और जो गंभीर कांड है हत्या, डकैती, अपहरण वगैरह वगैरह के लिए उसके लिए भी 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट क्रियाशील होने की संभावना है। उससे और स्पीडी ट्रायल में गति आएगी। आपने सुना कि हमारा जो ERSS है डायल 112 है उसमें 1833 वाहन अभी क्रियाशील हैं। रिस्पांस टाइम हमारा 14 मिनट है। पूरे देश में हम दूसरे नंबर पे हैं। कहीं भी किसी प्रकार की यदि आपात की स्थिति नागरिकों के साथ पैदा होती है तो डायल 112 के माध्यम से हम 14 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वो दंगा के कांडों में पड़ा है। 2013-14 के आसपास जो 13,000-14,000 दंगा के कांड होते थे, काफी संख्या में लोग घायल होते थे, 30-40 हजार 50 हजार लोग घायल होते थे। अब दंगा के कांडों की संख्या 1500 से 2000 के बीच में आ गई है। मतलब हमारी जो डायल 112 की टीम है वो सूचना मिलते ही 14 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। तो जब दो पक्ष भिड़े हुए रहते हैं, भिड़ंत की स्थिति में रहते हैं, वहां पे पहुंच करके और 99% मामलों में उसको रोक देती है। कुछ मामलों में भारी संख्या में जब लोग भिड़े रहते हैं तो वहां पे पुलिस के हमारे जो पदाधिकारी हैं, जवान हैं, वो हल्की फुल्की चोटें भी आती है। वो चोटें उनको समझाने बुझाने और उसको कंटेन करने के सिलसिले में इनको लगती है। तो वह हमारे एक पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर पुलिसिंग जॉब। तो हम आप देखेंगे कि आंकड़ों के हिसाब से भी करीब करीब 9 से 10 हजार गंभीर जो दंगा में परिणत होता है, जो हत्या तक जिसकी परिणति हो सकती थी, उस प्रकार के कांडों को डायल 112 के माध्यम से हम निवारित कर पा रहे हैं। प्रतिदिन 7,000 से अधिक स्थलों पर पुलिस जा रही है और छोटे मोटे मामलों से लेकर के गंभीर मामलों में अपना हस्तक्षेप कर रही है। कॉल्स तो बहुत अधिक आ रहे हैं, लेकिन 7,000 में हमारी पुलिस वहां तक पहुंच पा रही है। इसी प्रकार आपने देखा कि 1930 हमारा साइबर कॉल सेंटर है। वहां भी हम जब से साइबर कॉल सेंटर खुला है तब से 26 लाख शिकायतों के बारे में हमारा कॉल सेंटर रिसीव किया है और उनको मार्गदर्शन दिया है, कार्रवाई की है। हमारा चाहे साइबर कॉल सेंटर हो, डायल 112 हो या लीकर कॉल सेंटर है, ये एक बहुत ही जनप्रिय प्रणाली है। कोई भी व्यक्ति सूचना इन प्लेटफॉर्म पे 6 अपराधी का नाम आया, लेकिन डीएसपी रोसड़ा ने 3 अपराधी को नाम हटा दिया गया। तो सुपरविजन कैसे सही होगा? नहीं, आपने 3 कांडों का जिक्र किया है और आपने यह भी जिक्र किया है कि कई कांडों में सीआईडी का जांच हुआ है। तो हमारे संज्ञान में लाएंगे तो हम लोग उसको जो 3 कांडों का आपने संदर्भ दिया है, कांडों में हम लोग उसका अनुवर्ती कार्रवाई देख लेंगे कि कहाँ पे लटका हुआ है। देखिए, कांड का जो पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण में आप भी जानते हैं कि जो नाम दिया जाता है वो पता चला कि विदेश में भी ऐसे बहुत सारे कांड हम देख रहे हैं। तो आदमी विदेश में है, भाई विदेश से आएगा तो पासपोर्ट वीजा लेके वापस लौटता है। तो आदमी आया नहीं, वैसे आदमी का भी नाम केस में दे दिया जाता है, भरपूर नाम दे दिया जाता है लोगों के द्वारा। कोई बॉम्बे में रह रहा है, नौकरी कर रहा है, आर्मी में एकदम बॉर्डर पे है, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे आर्मी में जवान है, उसका भी नाम दे दिया जाता है। तो नाम निकलना, लेकिन जो केस दर्ज करता है कहता है नाम निकाल दिया गया है। तो नाम निकालना कोई गलत प्रक्रिया नहीं। यदि वास्तव में कोई अपराधी शामिल नहीं है उसमें, तो नाम निकालना भी न्याय के हित में आवश्यक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो केस दर्ज करता है वो कभी नहीं कहता है कि हमने गलत नाम दिया है, भले ही वो विदेश में आदमी है। तो नाम निकालने की जब बात आती है तो उसको भी हम लोग काफी संवेदनशीलता के साथ दिखवाते हैं, क्योंकि निर्दोष आदमी को जेल भेजना भी सबसे बड़ा अपराध है। आप जानते ही हैं, आपराधिक न्याय का मूल सिद्धांत है कि 100 क्रिमिनल छूट जाए तो छूट जाए, एक निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए। तो इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि गलत नाम कोई दे दिया है, जैसे अभी कल सिवान में चल रहा था, पूरा हाहाकार मचा हुआ है, ये हुआ वो हुआ, और ये जो आदमी है वो किसी ने गोली चलते नहीं सुना है, इसका विवाद किसी से जमीन का विवाद है, 3 बार इस तरह का झूठा कांड अपने पे करके और अस्पताल भर्ती हुआ, तुरंत रिलीज भी हो गया। इन पर आपराधिक हमला किया गया, कल शाम में हम देख रहे थे। तो समाज के अंदर विभिन्न विवादों के सिलसिले में झूठे कांड दर्ज किए जाने की प्रवृत्ति भी काफी है, नाम फंसाने की भी प्रवृत्ति काफी है। तो पुलिस कोशिश करती है कि यदि साक्ष्य मिले, यदि अनुसंधान के दौरान साक्ष्य मिले तो नहीं छूटे।
इसके लिए हम लोग तत्पर है। हम आप देखते हैं कि हम 3-3 घंटे स्वयं प्रतिदिन जनता दरबार लगाते हैं और उसमें कोई भी व्यक्ति हमारे जनता दरबार में आ सकता है, दिन में भी मिल सकता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि कोई निर्दोष है तो उसको भी न्याय मिले और जो दोषी है तो विक्टिम को भी न्याय मिले, उसकी गिरफ्तारी हो। ये तीनों कांड हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे संज्ञान में कृपया लाया जाए। सर मैं कुमार गौरव न्यूज़ वन से सर। अभी हाल में गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि कोई अगर सड़क पर या कहीं पर अगर दुपट्टा खींच लेता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या मुख्यमंत्री के हिजाब प्रकरण पर पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है? ये देखिए, इसमें जो आपने सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के मनचले लोगों के बारे में बताया, तो इसके लिए एक अभया ब्रिगेड स्टार्ट किया गया है। उसके लिए हम लोग अगले वर्ष में जो एक बहुत बड़ी योजना है, करीब 2000 स्कूटी खरीदने का प्रस्ताव अभी हम लोगों ने बना के भेजा है और उसमें हमारी जो महिला सिपाही है, महिला सब इंस्पेक्टर है, ASI है, उनको उसमें तैनात किया जाएगा और जो संवेदनशील बिंदु है, स्कूल के सम्मुख, कॉलेज के सम्मुख, कोई कोचिंग सेंटर है उसके सम्मुख, तो उन सभी संवेदनशील जगहों पर जहाँ पर इस प्रकार के मंचलों के द्वारा छेड़खानी की संभावना प्रबल रहती है। सर मॉब लिंचिंग के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग के लिए कानून भी बन गया है और मॉब लिंचिंग कभी जैसे अभी जो नवादा में एक घटना हुई है उसमें, जी हाँ, नवादा में जो घटना हुई है उसमें 10 लोगों पे नामजद किया गया था और लगभग सभी की एक की गिरफ्तारी लंबित है। अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, सब गिरफ्तार कर लिया गया, आपको सूचना नहीं है। गिरफ्तारियां हुई है, उसमें ज्यादातर की गिरफ्तारियां हो गई है, कुछ ही लोग बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं। तो इसमें जो घटना जो मॉब लिंचिंग की होती है तो ज्यादातर अब उसमें कहा जा रहा है कि हॉकर थे। नवादा वाली जो घटना हुई उसमें हॉकर थे। एक उन पर यह भी केस दर्ज किया गया है कि वो, जैसे आप ये भी देखे होंगे कि जो कुछ गैंग्स जो रहते हैं जो दूसरे राज्यों से भी आते हैं, तो वो दिन में हॉकिंग का काम करते हैं, तरह तरह का वेश बदल करके और चिन्हित करते हैं अपने टारगेट को, रात्रि के दौरान अपराध को अंजाम देते हैं। तो ये भी कोई ऐसी घटनाएं काफी सारी प्रतिवेदित हुई हैं। तो जनता के जनमानस में रहता है कि यदि कोई भी हॉकर उस तरह का यदि आदमी साधु संत के वेश में भी कभी कभी रहता है तो उसको वो मानते हैं कि हो सकता है अपराध की नियत से हमारे घर को चिन्हित कर रहा है, गांव को चिन्हित कर रहा है और अपराध को अंजाम देगा। तो इस प्रकार मिस्टेकन आइडेंटिटी में भी कभी कभी घटनाएं हो जाती है। निर्दोष आदमी भी मॉब लिंचिंग में मारा जाता है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी उस प्रकार के आपराधिक तत्व भी रहते हैं जो इस प्रकार की हरकतों में शामिल रहते हैं। उन पर मॉब का जो प्रहार होता है उसमें वो काल कबीर होते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो मॉब लिंचिंग के अपराध जो है पहले काफी था, कानून में संशोधन हुआ है, मॉब लिंचिंग को अपराध घोषित किया गया है, इसे क्राइम घोषित किया गया है और पुलिस भी काफी तत्परता पूर्वक मॉब लिंचिंग जहाँ कहीं घटना होती है उसको हम लोग काफी संवेदनशीलता के साथ देखते हैं और इस केस को, नवादा वाले केस को हम सीधे अपने मॉनिटरिंग में रखेंगे। और अब धन्यवाद ज्ञापन। 3 कांडों का जिक्र किया है और आपने यह भी जिक्र किया है कि कई कांडों में CID का जांच हुआ है, तो हमारे संज्ञान में लाएंगे तो हम लोग उसको जो 3 कांडों का आपने संदर्भ दिया है उन कांडों में हम लोग उसका अनुवर्ती कार्रवाई देख लेंगे कि कहाँ पे लटका हुआ है। देखिए, कांड का जो पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण में आप भी जानते हैं कि जो नाम दिया जाता है वो पता चला कि विदेश में भी ऐसे बहुत सारे कांड हम देख रहे हैं कि आदमी विदेश में है। भाई विदेश से आएगा तो पासपोर्ट वीजा लेके वापस लौटता है, वो आदमी आया ही नहीं, वैसे आदमी का भी नाम केस में दे दिया जाता है, भरपूर नाम दे दिया जाता है लोगों के द्वारा। कोई बॉम्बे में रह रहा है, नौकरी कर रहा है, आर्मी में एकदम बॉर्डर पे है, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे आर्मी में जवान है, उसका भी नाम दे दिया जाता है। तो नाम निकलना, लेकिन जो केस दर्ज करता है वो कहता है नाम निकाल दिया गया है। तो नाम निकालना कोई गलत प्रक्रिया नहीं, यदि वास्तव में कोई अपराधी शामिल नहीं है उसमें तो नाम निकालना भी न्याय के हित में आवश्यक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो केस दर्ज करता है वो कभी नहीं कहता है कि हमने गलत नाम दिया है, भले ही वो विदेश में आदमी रहे। तो नाम निकालने की जब बात आती है तो उसको भी हम लोग काफी संवेदनशीलता के साथ देख पाते हैं, क्योंकि निर्दोष आदमी को जेल भेजना भी सबसे बड़ा अपराध है। आप जानते ही हैं आपराधिक न्याय का मूल सिद्धांत है कि 100 क्रिमिनल छूट जाए तो छूट जाए, एक निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए।
तो इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि गलत नाम कोई दे दिया है, जैसे अभी कल सिवान में एक चल रहा था, पूरा हाहाकार मचा हुआ है, ये हुआ वो हुआ, और ये जो आदमी है वो किसी ने गोली चलते नहीं सुना है, इसका विवाद किसी से जमीन का विवाद है, 3 बार इस तरह का झूठा कांड अपने पे करके और अस्पताल भर्ती हुआ, तुरंत रिलीज भी हो गया। इन पर आपराधिक हमला किया गया, कल में हम देख रहे हैं। तो समाज के अंदर विभिन्न विवादों के सिलसिले में झूठे कांड दर्ज किए जाने की प्रवृत्ति भी काफी है, नाम फंसाने की भी प्रवृत्ति काफी है। तो पुलिस कोशिश करती है कि यदि साक्ष्य मिले, यदि अनुसंधान के दौरान साक्ष्य मिले तो नहीं छूटे। इसके लिए हम लोग तत्पर है। हम आप देखते हैं कि हम 3-3 घंटे स्वयं प्रतिदिन जनता दरबार लगाते हैं और उसमें कोई भी व्यक्ति हमारे जनता दरबार में आ सकता है, दिन में भी मिल सकता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि कोई निर्दोष है तो उसको भी न्याय मिले और जो दोषी है तो विक्टिम को भी न्याय मिले, उसकी गिरफ्तारी हो। ये तीनों कांड हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे संज्ञान में कृपया लाया जाए। सर मैं कुमार गौरव न्यूज वर्ल्ड कृतज्ञ हूँ कि आपने अभ्यस्त उपस्थिति दर्ज कराते हुए बड़ी शिष्टता पूर्वक इस संवाददाता सम्मेलन को निभाया। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आप लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद।